जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रवर्तन निदेशालय से पंगा ले लिया है। और न सिर्फ प्रवर्तन निदेशालय से पंगा लिया है, बल्कि यह भी कह दिया है कि वह अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर उन्हें परेशान कर रहा है, क्योंकि वह दिल्ली की सत्ता पर काबिज राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। अब हेमंत सोरेन के इस कदम से राजनीतिक माहौल गरमाने के पूरे आसार बन गए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले 8 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक समन भेजा था। और इस समन में उनको 14 अगस्त को पूछताछ के लिए ईडी के ऑफिस आने को कहा गया था। ईडी ने कल यानी 14 अगस्त को अपने दफ्तर के अंदर और बाहर पूरी तैयारी भी कर ली थी। एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुला लिया था, फायर ब्रिगेड और वज्र वाहन तैनात कर दिए गए थे। यानी मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए ईडी अपनी तरफ से जो तैयारी कर सकता था उसने की थी। और मुख्यमंत्री नहीं आए। जैसे कि उम्मीद थी उनके नहीं आने की, तो वे नहीं आए। लेकिन मीडिया ने कल एक खबर चला दी थी कि मुख्यमंत्री ईडी से 1 सप्ताह का समय मांग सकते हैं। पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे ईडी को कह दिया कि आपका जो समन है वह दुर्भावना से प्रेरित है और लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए लोगों को अस्थिर करने की राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। आप इस समन को वापस लीजिए, वरना मैं कानूनी कदम उठाऊंगा। यानी सीधे सीधे ईडी से पंगा ले लिया है हेमंत सोरेन ने। आपको बताऊं कि इस साल केंद्रीय जांच एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हेमंत सोरेन से पिछले साल 17 नवंबर को पूछताछ की थी। उसके बाद भी हेमंत सोरेन ने ईडी के नाम एक लंबा चौड़ा पत्र लिखा था और ईडी की मंशा पर, उसकी कार्यशैली पर, उसकी जांच पर कई सवाल उठाए थे और बहुत सारी बातें उसमें कही थी। इस 14 अगस्त को भी मुख्यमंत्री ने खुद आने के बदले ईडी के सहायक निदेशक देवव्रत झा को एक चिट्ठी भेजी और चिट्ठी में लिखा कि मुझे 14 अगस्त को आपके सामने उपस्थित होकर मेरी संपत्तियों के स्रोतों के संबंध में बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री ने चिट्ठी में लिखा कि यह समन जानबूझकर बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है और यह न केवल मेरी बल्कि झारखंड की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार और यहाँ की जनता की भी प्रतिष्ठा का मामला है। मुख्यमंत्री ने लिखा है कि केंद्रीय एजेंसियां पिछले 1 साल से मुझे इसलिए निशाना बना रही हैं क्योंकि मैं उस राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा जो केंद्र में सत्ता में है। तो इस चिट्ठी में हेमंत सोरेन ने एक बड़ी बात कह दी है कि केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी से नहीं जुड़ने के कारण पिछले 1 साल से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है जांच एजेंसियों के माध्यम से। इस चिट्ठी में जो भाषा है, उस भाषा से हेमंत सोरेन की नाराजगी बिल्कुल साफ झलक रही है। खास करके पूछताछ के लिए जिस तारीख को उन्हें बुलाया गया यानी 14 अगस्त को, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि लगता है कि अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर ईडी ने उन्हें 14 अगस्त को पेश होने के लिए कहा, जबकि ईडी के लोग अच्छी तरह से जानते थे कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर चुनी गई वह तारीख यानी 14 अगस्त का दिन किसी भी मुख्यमंत्री के लिए बहुत हेक्टिक दिन होता है, बहुत व्यस्तता का दिन होता है। मुख्यमंत्री ने ईडी से सवाल भी किया है कि जब उसके पास उनसे जुड़ी चल और अचल संपत्ति के सारे दस्तावेज हैं, सब कागजात हैं, तो उन्हें दोबारा समन क्यों भेजा गया है। इसके पहले नवंबर 2022 में जब उन्हें खनन घोटाला के मामले में तलब किया गया था, तब उन्होंने सारी जानकारी दे दी थी। सांसद निशिकांत दुबे की शिकायत पर सीबीआई ने उनके सामान और संपत्ति की भी जांच की और हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि उनके आयकर रिटर्न का डिटेल भी जांच एजेंसियों के पास है। इसलिए यह समन सिर्फ उनकी छवि को खराब करने की कोशिश है और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि ईडी अगर समन वापस नहीं लेती तो फिर मैं लीगल एक्शन लूंगा। यानी ईडी के साथ साथ हेमंत सोरेन अब बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के मूड में आ रहे हैं, सीधी लड़ाई लड़ने के मूड में हैं।
मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 16 या 17 अगस्त को दिल्ली जा सकते हैं। वहां वह अपने वकीलों से सलाह मशवरा कर सकते हैं और साथ ही आईएनडीआईए गठबंधन के प्रमुख नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के समन का पालन नहीं करने पर ईडी क्या कर सकता है? अगर मुख्यमंत्री उसके बुलावे पर हाजिर नहीं होंगे तो ईडी के सामने आखिर क्या विकल्प रह जाएंगे? क्या उन्हें दोबारा समन जारी करके बुलाया जाएगा? और अगर दोबारा पूछताछ के लिए समन जारी करने के बाद भी कोई अगर नहीं आता है तो ईडी के सामने क्या विकल्प होगा? और ईडी के समन से कानूनी राहत पाने के क्या उपाय हो सकते हैं? ये सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए मैंने झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार जी से बात की। तो आइए सुनते हैं कि राजीव कुमार जी का इस बारे में क्या कहना है। जी, अगर मुख्यमंत्री ईडी के समन पर हाजिर नहीं हुए तो ईडी के सामने क्या विकल्प होंगे? ईडी जो है दोबारा समन करेगी जी। और समन करके उनको अपीयरेंस के लिए बोलेगी कि आप आइए और और जो अगर हमारे क्वेरीज हैं उसको आप और जिस तरह से मुख्यमंत्री सेटिस्फाई ने कीजिए। अभी ईडी को जवाब भेजा है, तो ऐसा लग रहा है कि वो दूसरी बार भी हाजिर नहीं होंगे। तो ऐसे में क्या करेंगे? ईडी के सामने क्या विकल्प बचते हैं? ईडी जो है इस तरह के केसेस में, जी। जैसे विष्णु अग्रवाल भी जो है नहीं एस्केप कर रहे थे, जी। तो उनको ईडी ने लास्टली जो है जब अपीयर किया अरेस्ट कर लिया। जी। जी। इस केस में भी हो सकता है वही हो। तो क्या इसके राहत पाने के लिए कोर्ट जा सकते हैं मुख्यमंत्री? कोर्ट में जनरली ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, जी। एजेंसीज को पावर होता है। जी। जी। जैसे 41A का नोटिस है, जी। जी। आपको तो रिप्लाई देना पड़ेगा जैसे सीआरपीसी में है। जी। ईडी का जो समन्स है जी। जी। उसमें जाना ही पड़ेगा अच्छा। और जा करके एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्योंकि आप भी बहुत सारे मामलों में सरकार को अपने पार्टी बनाया है पीआईएल्स में। जी, उसमें क्या देख रहे हैं कि इस केस में जो अभी लैंडस्केप में हुआ है, इसमें कितना मेरिट आपको दिखाई दे रहा है? देखिए लैंडस्कैप में है कि अब यदि फेक सेल डीड बन जाए जी। तो उसका उसका कितना माने मल्टीपल इफेक्ट्स है। जी। पहला, जी। जिस जमीन का मेरी ई बना है फेक सेल डीड, जी। उसका ओनर जो है उसकी प्रॉपर्टी गायब है, जी। यानी उसका राइट टू लाइफ। हम्म। माने किसी जेन्युइन ओनर का जिंदगी उसकी पूरी कमाई जो है साफ हो गया। दूसरा, जी। जो लोग ने किया है उसका जी। ये भी हो सकता है कि यदि मजबूत है तो उसमें क्राइम भी बढ़ेगा। जी। तीसरा ये है कि इस तरह का होने लगे जी। और जो हो रहा था या हो जी। रहा है, जी। तो इसका मालूम हुआ कि हम और आप अपने घर में सोए हुए हैं जी। और अपना सेल डीड लेके, हम्म। मालूम हुआ कि दूसरा कोई कलकत्ता से रजिस्ट्री करा के चला आया, जी। फर्जी सेल डीड दिखा दिया कि भाई हमारे रजिस्ट्री के 10 साल 50 साल 20 साल 25 साल 50 साल पहले जो है वो रजिस्ट्री करा लिया। जी। तो इसका नेवर एंडिंग है, कोई एंड हम्म। नहीं है। लेकिन ये लॉलेसनेस है, ये एक हम्म। तरह से कहिए बहुत बड़ा क्राइम है। बोला पावर है जी। तो पुलिस के बल पे, पावर के बल पे किसी लेकिन का जमीन छवि किसी के घर खाली कराया जा छवि रंजन ने ये कहा कि मैंने कोई नया काम तो किया नहीं, मुझसे पहले भी लोग ऐसा करते रहे हैं। तो ऐसा कह के कोई क्या आधार बनता है, या फिर इसके पीछे भी जांच जानी चाहिए? क्योंकि ये जांच तो अभी की हो रही है। लेकिन चेशायर होम रोड वाले जिसमें मामले में विष्णु अग्रवाल को पुलिस ने ईडी ने बुलाया, हिरासत में रखा, अभी जेल में है। हम्म, वो जमीन पहले पुनीत भार्गव से खरीदी गई, जो प्रेम प्रकाश के मित्र थे। जी, और पुनीत भार्गव ने फर्जी सेल डीड पे जमीन ली थी। तो ये जांच सिर्फ विष्णु अग्रवाल पर चल रही है, लेकिन पुनीत भार्गव इस सीन से गायब है। उनके नाम पे जमीन थी, उनके खाते से पैसे प्रेम प्रकाश को भेजे गए। तो ईडी को नहीं लगता है कि इसके पीछे भी जाना चाहिए और विष्णु अग्रवाल के पहले की भी जांच होनी चाहिए? पुनीत भार्गव से भी हो चुका है। जी। जी। और जहाँ तक हमें याद है जी। अखबारों में, पुनीत घर भार्गव वही व्यक्ति हैं जो यहाँ के पूर्व होम सेक्रेटरी के हम्म। ऑफिस गए थे और अच्छा। वहाँ कुछ डॉक्यूमेंट साइन करे। उसके लिए वन मैन कमीशन जो है जी। वो इंक्वायरी भी ऑनरेबल सरकार ने ऑर्डर किया। हम्म। अब पता नहीं वो जांच चल रही है। हम्म। लेकिन जहाँ तक पुनीत भार्गव का सवाल है कि यदि वो जो बोलते हैं ना क्रिमिनल केसेस में स्ट्रिंग्स ऑफ इवेंट्स है, जी। 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 एक से दूसरा कनेक्ट होता है, दूसरा तीसरे से चौथा कनेक्ट हाँ, होता है। लेकिन सरयू ने एक मुद्दा उठाया था कि इन्हीं पुनीत भार्गव के नाम पर एक इनोवा गाड़ी थी जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री चढ़ रहे थे। वो मामला
पूरी हाँ तरह से सीन से गायब हो गया है। न उसको विपक्ष उठाता है, न उसको सत्ता पक्ष देखिए उठाता है, न उसको यहाँ ईडी हम उठाती है। एक ही यहाँ हम कहेंगे पिछले 23 साल में हमने देखा है जी, कि पार्टी इन पावर और पार्टी इन अपोजिशन सब एक के होता है। जी, जी, वो फॉर्मेलिटी के लोग उठाते हैं, जी, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, जी, चुनना दोनों में से किसी एक ही को है। जी, जी, ये मजबूरी भी है जी, और एक तरह से कहिए कि ये अलोकतांत्रिक भी है, जी, जी, क्योंकि ऑप्शंस नहीं होना अच्छा जी, ये अपने आप में हुँ, हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। जी। ठीक है जी, सर, इतनी जी, ही जी, जानकारी चाहिए थी। जी, थैंक यू। थैंक यू सर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुन लिया कि राजीव कुमार जी का कहना है कि ईडी मुख्यमंत्री को दूसरी बार समन भेज सकता है, और अगर ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के दफ्तर जाना ही पड़ेगा। जैसे विष्णु अग्रवाल ने भी ईडी की पूछताछ से बचने की काफी कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार उन्हें ईडी के दफ्तर जाना पड़ा था और पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। तो राजीव कुमार के अनुसार अगर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दोबारा समन भेजकर बुलाता है तो उन्हें ईडी के दफ्तर जाना ही पड़ेगा। कानूनी राहत के बारे में उनका कहना है कि ऐसे मामलों में यानी पूछताछ से या समन से बचने के लिए कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद कम ही रहती है। तो अब सबकी नजरें ईडी की ओर रहेंगी और यह देखने की भी उत्सुकता रहेगी कि मुख्यमंत्री ने ईडी को जिस कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है वह आखिर किस रूप में होगी। तो ये देखते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सके तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।